औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सेवेंथ उर्दू क्लास स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम सबक नंबर 13 चैन की बांसुरी जो चीनी लोक कहानी है उसकी रीडिंग करेंगे। तो बुक निकालें, पेज नंबर है 67। पहले तारुफ पढ़ते हैं। लोक कहानी होती क्या है? लोक कहानी ऐसी कहानी को कहते हैं जो किसी मुल्क या इलाके के लोगों के जरिए सीना बसीना यानी नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ती चली आ रही हो। लोक कहानी में मखसूस इलाकाई सकाफत भी नुमायां दिखाई देती है। सकाफत क्या होती है? वहाँ का रहन सहन, तौर तरीका, लिबास। आइए पड़ोसी मुल्क चीन की मशहूर लोक कहानी पढ़ते हैं। कहानी को दुरुस्त लफ्ज़ तासरात से बारी बारी पढ़िए। पुराने जमाने की बात है, यानी पहले गुजरे हुए जमाने की, कि चिन पोशन चुआन चू शहर का बेहद दौलतमंद आदमी था और अपने वक्त का सबसे बड़ा सौदागर था। सौदागर कौन होता है? जो चीजें लाता और बेचता और फिर लेके जाता है और बेचता है। उसके पास बेहद दौलत थी, यानी बहुत ज्यादा। वो दौलतमंद होने के साथ साथ नेक दिल और अक्लमंद भी था। उसकी जिंदगी इतनी मसरूफ थी कि खुदा की पनाह, यानी बहुत ज्यादा मसरूफ जिंदगी गुजारता था। ना उस ना उसके पास ना उसके पास सोने का वक्त था, ना ही सुकून से खाने पीने का होश, और ना अपनी बीवी बच्चों के साथ गुजारने के लिए फुर्सत के चंद लम्हात, यानी थोड़ा वक्त फारिग होकर थोड़ा वक्त निकालना। वो दिन भर यानी सारा दिन अपने काम में मसरूफ रहता और शब भर यानी रात भर भी या पूरी रात कारोबार की फिक्रें उसे उलझाए रखती। उसकी बीवी जो उसका बेहद ख्याल रखती थी, सोचा करती कि काम के साथ साथ आराम और थोड़ी बहुत तफरीह भी जरूरी है। वो कहती, आज कुछ देर आराम क्यों नहीं करते? काम का क्या है, होता ही रहेगा। चिन पोषण जवाब देता, बेगम ये तो बिल्कुल ऐसी बात हुई जैसे कोई आदमी शेर पर सवार आदमी से कहे कि तुम इस दरिंदे की कमर से पल भर के लिए उतर क्यों नहीं जाते, और वो जवाब दे कि अगर मैं उतरा तो शेर मुझे खा जाएगा। चिन पोषण के पड़ोस में एक गरीब आदमी रहता था, उसका नाम ली था। चिन पोषण जितना अमीर था, ली इतना ही गरीब था। वो बेचारा यानी बेकास मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता था। वो बहुत मेहनत करता था, लेकिन मजदूरी बहुत थोड़ी मिलती थी। बस इतने पैसे मिल जाते थे कि वो रूखी सूखी खा लेता था, यानी गुजर बसर हो जाता था। और बस इतने पैसे मिल जाते थे कि वो रूखी सूखी खा लेता और मोटा छोटा है यहाँ पे, मोटा छोटा पहनकर अपना गुजारा कर लेता था। जब वो शाम को थका आ रहा था तो आते ही पहला काम ये करता कि अपनी दिन भर की कमाई अपनी बीवी की झोली में डाल देता था। अब उसे किसी बात की फिक्र ना होती थी। दाल रोटी खाकर खुदा का शुक्र अदा करता था। गर्मियों के दिनों में जब शाम का झुटपटा होले होले यानी आहिस्ता आहिस्ता झुटपटा, हल्की सी जो तारीकी होती है वो फैलता, और वो अपनी झोंपड़ी के बाहर बांसुरी लेकर बैठ जाता और सुरीले सुरों में कोई गीत छेड़ देता। उसे अपनी जिंदगी बेहद प्यारी थी और उसे अपनी किस्मत पर नाज था। नाज होता है फखर। गर्मियों की खामोश शामों में उसकी बांसुरी की मीठी आवाज दूर दूर तक फैल जाती और हवाओं की लहरों पर डोलती जिन पोश के कानों तक भी पहुंचती। मगर चिन पोषण को इससे सुनने की फुर्सत कहाँ थी, यानी फारिग वक्त नहीं था उसके पास। हाँ, बांसुरी की धुन चिन पोष की बीवी को बहुत अच्छी लगती थी। वो दिल ही दिल में कहती, कितनी हैरत की बात है, गरीब ली अपनी गरीबी के बावजूद इस कदर खुश है, और मेरा शोहर जो इतना दौलतमंद और अक्लमंद है सारा दिन काम धंधे में ही फंसा रहता है। काम धंधे यानी काम काज में। मुझे कितनी खुशी हो अगर मेरा शोहर भी इस तरह आराम से बैठकर बांसुरी
पर कोई मीठी रागनी छेड़े। रागनी का मतलब है मौसीकी के राग जो सुरों के उलट फेर से गाए जाते हैं। एक दिन उसने यही बात चिनपोशन से भी कही। चिनपोशन ने हिसाब किताब का रजिस्टर एक तरफ रखा और मुस्कुरा कर बोला, नादानों ने कहा है, दानाओं ने कहा है सॉरी, कि गरीबों के पास वक्त बहुत होता है। अगर तुम चाहती हो कि ली शाम के वक्त गाना बजाना छोड़ दे तो कल ही लो, मैं इसका बंदोबस्त किए देता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके साथ ज्यादती होगी। बीवी ने बेसब्री से पूछा, क्या करेंगे आप? मैं इसको कुछ रुपए दे दूंगा। बीवी ने हंस कर कहा, लेकिन रुपए लेकर तो वो और ज्यादा खुश होगा। चिनपोशन ने जवाब दिया, देखेंगे, अगर कल तुमने इसे बांसुरी बजाते सुना तो मेरा नाम बदल देना। दूसरे दिन सुबह सवेरे चिनपोशन ने ली को बुलाने के लिए नौकर भेजा। वो थोड़ा दौड़ा दौड़ा आया। ली को देखकर चिन ने कहा, आओ भाई, मेरा बहुत दिल चाहता है कि तुमसे मिलूं, तुम्हारा हाल पूछूं, मगर फुर्सत ही नहीं मिलती। कहो कैसे गुजर रही है? ली बेचारा घबराहट के मारे कभी एक पैर पर खड़ा होता तो कभी दूसरे पर हकलाते हुए कहने लगा, यानी कांपते हुए, जनाब आप तो जानते ही हैं कि मुझ जैसे गरीब मजदूर की जिंदगी कैसे गुजर सकती है। हमेशा ये होता है कि काम बहुत सख्त और उजरत बहुत कम। उजरत का मतलब होता है मुआवजा या बदला, मजदूरी। मगर मेरी बीवी बहुत सुघड़ और समझदार है, सुघड़ अक्लमंद, इसलिए बुरा भला गुजारा हो ही जाता है। चिनपोशन मुस्कुराया और बोला, हाँ भाई ली, मैं अक्सर सोचता रहता हूँ कि तुम मेहनत ज्यादा करते हो और तुम्हें इसका मुआवजा बहुत कम मिलता है। तुम मेरे पड़ोसी हो और मैं तुम्हें खुशहाल देखने के लिए तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ। ये लो 5,000 अशरफियाँ, इनसे कोई कारोबार करके खुशहाल जिंदगी बसर करो। ली तो इतनी बड़ी रकम का सुनकर एहसान के मारे जमीन तक झुक गया। उसे चिनपोशन का शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज तक ना मिल रहे थे। बड़ी मुश्किल से चिन के घर से निकला और दौड़ता हुआ घर में दाखिल हुआ। उसकी सांस फूली हुई थी, यानी वो घबराया हुआ था। खुशी के मारे उससे बोला तक ना जा रहा था। खैर, इस रोज वो काम पर ना गया। सारा दिन बीवी के साथ मिलकर नए कारोबार के लिए सलाह मशवरे करता रहा। उन्हें खाने तक का होश ना रहा। उनका दिमाग तो अशरफियों और नए कारोबार में उलझा हुआ था। उलझा हुआ यानी फंसा हुआ या किस चीज के बारे में बहुत सोचना। उधर चिनपोशन की बीवी खिड़की खोले ली के सुरीले नगमों की मुंतजिर थी, यानी इंतजार कर रही थी। मगर ओले ओले शाम से रात में बदल गई। मगर नगमा तो क्या, बांसुरी का एक सुर भी ना सुनाई दिया। वो भागी हुई अपने शोर के पास गई और उससे कहा, वाकई आप ठीक कहते थे, दौलत ने ली की बांसुरी के सुर चुरा लिए हैं। इधर नींद ली की आंखों से कोसों दूर थी। कोसों यानी मीलों। उसकी जागती आंखों में या तो मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब यानी खूबसूरत ख्वाब थे, या नींद से बोझल पलकों पर अशरफियों के चोरी होने के अंदेशे यानी डर। वो रात भर करवटें बदलता रहा। सुबह उठा तो सीधा उस जगह गया जहाँ अशरफियाँ रखी थी, ये तसल्ली करने के लिए कि वहाँ मौजूद भी हैं या नहीं। अगले 2 दिन और 2 रातें भी दोनों मियाँ बीवी की इसी फिक्र में गुजरी, तो इस रकम से कौन सा कारोबार शुरू करे। तीसरी रात भी ली जब अपने बिस्तर पर लेटा तो इसी तरह बेचैन था। उसी वक्त खुशकिस्मती का फरिश्ता ली के पास आया और बोला, दौलत वबाले जान है, अगर तुम इस बात को समझ जाओ तो तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। उसकी समझ में ये बात आ गई। उसका ज़हन साफ हो गया और वो इत्मीनान की नींद सो गया। दूसरे दिन सुबह सवेरे ली चिनपोशन के घर पहुंचा। चिनपोशन ने चौंक कर कहा, आओ ली भाई, कहो किस कारोबार का फैसला किया। ली ने चहकते हुए कहा, हाँ मैंने फैसला कर लिया है, मैं आपको आपकी अशरफियाँ वापस लौटाने आया हूँ। मैं इस मेहरबानी के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। ये कहकर उसने अशरफियों की थैली चिनपोशन के सामने रखी और तेजी से बाहर निकल गया। इस रोज ली ने बड़ी मेहनत से मजदूरी की। इस शाम पहले की तरह फिर उसकी सुरीली बांसुरी की आवाज फिजा में
गूंजी और हवा के कंधों पर बाग से होती हुई बड़ी हवेली में पहुंची। चिन रोशन की बीवी की आंखों में आंसू आ गए और रजिस्टर के साथ किताब में मगन यानी मसरूफ चिन रोशन भी इस आवाज को सुनकर लम्हा भर यानी कुछ वक्त के लिए रुका और फिर उसके लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। यानी उसको फरिश्ते की वो बात समझ आ गई थी जो उसने उसे समझाई थी कि दौलत क्या है, वबाल है। यहाँ तक बच्चों हमारी आज की जो रीडिंग है यूनिट नंबर 13 की वो मुकम्मल हुई। इसको एक दो बार आपने कहानी को खुद भी पढ़ना है और लोग कहानी का तारुफ जो है वो आपने फिर याद भी करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।